वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, हम बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ इस बार आपके सामने आए हैं। इसमें हम आपको आने वाले हर एक वीडियो में हर एक दिन हर सब्जेक्ट से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएंगे एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर करेंगे। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सारे वीडियोस आपके लिए, ये सारे सीरीज क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं, लेकिन ये जो हमारा क्विक रिवीजन सीरीज है ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। गाइज, हूबहू क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ट्रस्ट मी, आप जब पेपर दे के आएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे कि कितना हेल्पफुल, कितना इफेक्टिव रहा आपके लिए ये सीरीज। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। तो हम हर एक सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, हमने ये जो सीरीज है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं उस हर एक टॉपिक को हम हर दिन टच करेंगे, हर एक दिन कवर करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक दिन हम रिवीजन करेंगे। आपने अगर प्रिपरेशन कर रखी है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए या सैनिटरी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला हम टॉपिक देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी हमने एक वीडियो कवर कर रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं। राइट नाउ हम बात करेंगे फ्रेंच के बारे में कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है रिपब्लिक, राइट। सेकंड आपका लिया गया है आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड क्या लिया गया है, इक्वलिटी। तो ये तीन चीज़ें एंड रिपब्लिक जो है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। ये आपका हो गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं आईएनसी सेशन की, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। आईएनसी सेशन की अगर बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। गाइस, 1938 में इन्होंने कौन सा सेशन लीड किया था, इन्होंने हरिपुरा सेशन लीड किया था। एंड 1939 में इन्होंने त्रिपुरी सेशन जो है ये लीड किया था, राइट। अब ये हरिपुरा सेशन में क्या हुआ था, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये इसमें नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ना, ये इसका गठन किया गया था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। आप पेन पेपर लेके बैठिए, अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के टाइम में आप रिवीजन कर सके अपने शॉर्ट नोट को। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि रोज़ जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आप रोज़ उसको रिवीजन करते चले जाइए। ये जो 1939 का त्रिपुरी सेशन जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया था। किससे, त्रिपुरी सेशन में इन्होंने आईएनसी से रेजिग्नेशन दे दिया था। हम यहाँ पर थर्ड टॉपिक देख लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है ये हम देख लेते हैं कि किसके द्वारा लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक आपको किसके द्वारा लिखी गई है, 1909 में ये बुक लिखी गई थी। एंड 1909 में ये बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, ये लिखी गई थी वीडी सावरकर के द्वारा, राइट। फिर हम टॉपिक नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन एक दो आपको बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है ये कभी और किसने की थी। तो ये 1873 में महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। सेकंड हम देख लेते हैं परमहंस मंडली जो है, परमहंस मंडली जो है ये
1849 में बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी। किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। थर्ड हम अपना देख लेते हैं, ये प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज, ये 1867 में बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई थी और किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सत्यशोधक समाज जो है ये किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फूले, राइट। तो सत्य की जीत होती है, और जब जीत होती है तो हम क्या चढ़ाते हैं? हम जो फूल माला चढ़ाते हैं। तो ज्योतिबा फूले, फूले से आप क्या याद रखेंगे? सत्य को रिलेट करके याद रखेंगे। सेकंड है हमारा परमहंस मंडली, तो ये कौन थे? दादोबा पांडुरंग। तो मंडली जो होती है, मंडली जो ये क्या करती है? किसी भी मंडली जो है ये रंग जमाती है, राइट। तो जब ज़्यादा मंडली होती है तो क्या चलता है? दादागिरी चलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भी रिलेट कर लीजिए। फिर हमारा थर्ड आ गया क्या? प्रार्थना समाज, जो कि 1867 में बॉम्बे में स्टैब्लिशमेंट इसकी करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज, अब जब आत्मा की शांति के लिए हम क्या करते हैं गाइस? हम करते हैं प्रार्थना। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 चीज़ें आज कवर करी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइंस के कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे 5th टॉपिक जो हमारा है वो देख लेते हैं। आपसे साइंटिफिक नेम पूछा ही जाता है, तो अगर पूछा जाए कि टर्मरिक का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये क्या है? ये आप नोट कर लेंगे, करकुमा लौंगा, राइट। साइंटिफिक नेम जो है ये टर्मरिक का क्या है? ये है करकुमा लौंगा। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये क्या है? ये है फिकस बेंगालेनिस, राइट। ये आपका लेनेसिस है, राइट, लेनेसिस है। तो आप ये आपका बनाना एंड टर्मरिक का आपने देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि विटामिन ए, राइट, विटामिन ए का जो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका नाम है रेटिनॉल। जस्ट अ मिनट गाइस, रेटिनॉल। अब इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये जो 2 रोग हैं ये किसके द्वारा होते हैं, किसकी कमी से होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन ए के कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। दूसरा एक वर्ड मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पर, आप इसको नोट कर लेंगे, ज़ेरोफथाल्मिया। ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस टर्म को आप याद रखेंगे, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। ये किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से। अब जो विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होती है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? उस डिफिशियंसी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं, क्या स्रोत हैं जो हम ले सकते हैं? तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि विटामिन ए के लिए मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो, फिर कॉड लीवर ऑयल जो होते हैं वो, एंड कैरेट, ये आपके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं किसके गाइस? विटामिन ए के, जिसका केमिकल नेम क्या है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? ये है आपका रेटिनॉल, राइट। ये हमने साइंस से देख लिया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो हमारा आज का 6th टॉपिक होगा, राइट। 6th टॉपिक में हम ये देख लेते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो 22nd अमेंडमेंट, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 22nd अमेंडमेंट जो है 1967 का, ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो ये सिंधी लैंग्वेज को अपनाया गया था 15th रीजनल लैंग्वेज के तौर पे। इस चीज़ से रिलेटेड क्या है? 22nd अमेंडमेंट एक्ट, राइट। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है? तो 36th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1975, ये रिलेटेड है सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं
कि ये तो सिक्किम की बात हो गई। आप फिर उसके आगे हम देख लेते हैं कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, राइट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो है आपका, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? दोनों ही अमेंडमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये जो 73rd अमेंडमेंट है ना, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है पंचायती राज से, पंचायती राज से। इसके साथ साथ और इसमें क्या क्या ऐड किया गया था? तो इसमें 11th शेड्यूल ऐड किया गया था इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसके बाद क्या ऐड किया गया था? 9th पार्ट ऐड किया गया था, राइट। ये 73rd अमेंडमेंट 1992, ये आप याद रखेंगे, 1992 एंड 74th अमेंडमेंट 1992। अब 74th अमेंडमेंट के बारे में हम देख लेते हैं। ये रिलेटेड है म्यूनसिपैलिटी से। इसके द्वारा इसमें 12th जो हमारा शेड्यूल है इसको ऐड किया गया था एंड 19A पार्ट जो है ये इसमें क्या किया गया था? ऐड किया गया था जो आपका 74th अमेंडमेंट है उसके थ्रू, जो कि 1992 में हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट के टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राइट। अब यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देख ली और हमने कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि 10th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो कि 1961 में हुआ था, ये किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर एंड नागर हवेली एज अ यूनियन टेरिटरी। दादर एंड नागर हवेली का एज अ यूनियन टेरिटरी जो है, इस चीज़ से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट होगा? ये होगा 1961 10th अमेंडमेंट जो है, जो कि 1961 में हुआ था वो। आगे हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज रहता है इस पोर्शन से। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्वराज पार्टी जो है ये किसने फॉर्म किया था? तो ये फॉर्म किया था किसने? मोतीलाल नेहरू ने एंड CR दास ने, राइट। कब किया था ये फॉर्म? तो ये किया था 1 जनवरी 1923 में। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम जो है ये स्वराज वर्ड कभी यूज़ किया गया था? 1906 में। किसके द्वारा यूज़ किया गया था? तो ये यूज़ किया गया था सबसे पहले तो कहाँ यूज़ किया गया था? INC के सेशन में जो कि 1906 में हुआ था, राइट। कहाँ हुआ था? कैलकाटा में हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। इस सेशन में सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड जो है ये यूज़ किया गया था। अब इससे रिलेटेड जो मिलता जुलता कुछ है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंद स्वराज बुक जो है ये किसकी रचना है? तो ये गांधी जी की रचना है। यहाँ पे हमने स्वराज पार्टी के बारे में ये सारी चीज़ें देख ली। 1923 में ये डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप डेट ज़रूर याद रखिएगा कि 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू एंड CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौरी चौरा जो इंसिडेंट है उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा टॉपिक है गाइस? जस्ट अ मिनट। ओके, इट्स ओके, नंबरिंग हम रहने देते हैं। ये चौरी चौरा के बारे में हम देख लेते हैं क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये हुआ कभी था? तो ये हुआ था एग्जैक्टली 4 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है ना ये मारे गए थे, राइट। ये चौरी चौरा इंसिडेंट जो है इसको अब किस चीज़ का नाम दे दिया गया है? किस नाम से जाना जाता है? नाउ चौरी चौरा, राइट, चौरी चौरा क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसी चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, जो कि कब हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसी इंसिडेंट के बाद क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया था, वापस ले लिया था, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया था इन्होंने, वापस ले लिया था, जिसके लिए काफ़ी इनकी निंदा भी हुई थी। और इसी के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एंड CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। सो ये हमने देख लिया चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम देख लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो डेट से रिलेटेड आते हैं। सबसे पहले तो ये बच्चों को पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अब महात्मा गांधी के द्वारा कब चलाया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये चलाया गया था 1920। अब ये 1920 का INC सेशन कहाँ हुआ था, तो 1920 का INC सेशन जो है ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था कैलकाटा में, राइट। कैलकाटा में हुआ था। और किसने इसको लीड किया था, तो किया था लाला लाजपत राय ने किया था। और इसी INC सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस जो है ये फ्रेम किया गया था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, ये डिस्कशन की गई थी। तो 1920 में एग्जैक्ट डेट 5 सितंबर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये चला कब तक, ये चला 5 सितंबर 1920 से लेकर 12 फरवरी 1922 तक। 12 फरवरी को क्या हुआ था, 12 फरवरी को याद कीजिए, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये विड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1919 का जो जलियांवाला बाग मैसेकर है। अब 1919 आप यहाँ पे सीरियल वाइज देखेंगे तो 1919 के बाद 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और उसके बाद जो है आपका चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन हम जलियांवाला बाग के बारे में देख लेते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है इसका डेट आपसे बहुत पूछा जाता है, तो एग्जैक्ट डेट जो है इसका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने शूट करने का आदेश दे दिया था, जिसमें कितने लोग मारे गए थे गाइस, तो 379 पर्सन्स जो है ना ये मारे गए थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे बूढ़े भी थे। एंड 1650 राउंड जो है ना ये फायरिंग यहाँ पर हुई थी। उधम सिंह ने, ये काफ़ी नोटेबल चीज़ है, उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को कभी मारा था, तो 13 मार्च 1940 को लंदन जाकर उधम सिंह ने इसको मार दिया था, शूट कर दिया था। ओके, सो डांडी मार्च के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं गाइस। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ना, आप क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आप देखते होंगे, आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, आपने टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पर जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप पाएंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल रहे हैं। सो 1919 में क्या हुआ था ये हमने देख लिया। अब हम डांडी मार्च के बारे में देख लेते हैं। तो डांडी मार्च जो है ना इसको किस नाम से जाना जाता है, डांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है साल्ट सत्याग्रह के नाम से। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये आप याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि ये किस टाइप का मूवमेंट था। तो ये जो था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। और इसमें देख लीजिए कि ये स्टार्ट कभी हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से। और ये जो है ये डांडी कभी पहुंची थी, ये यात्रा जो डांडी मार्च है ये डांडी कभी पहुंची थी, तो ये 24 डेज की ये जो मार्च थी ये 24 डेज की थी, 24 डेज तक चला था।
और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचा था, राइट। अब यहाँ पे इसी वक्त आप याद रखेंगे कि 240 जो डिस्टेंस इसका आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो 240 माइल्स डिस्टेंस इन्होंने कवर किया था। अप्रॉक्स 385 किलोमीटर की दूरी इन्होंने कवर करी थी, इन लोगों ने कवर करी थी। और इन्होंने जो स्टार्ट किया था तो विथ 78 सत्याग्रही इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन ये काफ़ी सैकड़ों की संख्या में भीड़ धीरे धीरे इनके साथ इकट्ठी हो गई थी। सो गाइस, अब हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स अगर यह पूछा जाए कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कॉस्मोलॉजी, राइट। सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं, तो गाइज 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जिसको आप 10⁻11 भी अगर आपको ऑप्शन में रहे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इट मीन्स कि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, ये टोटल यूनिवर्स में है। थर्ड हम देख लेते हैं कि हर एक गैलेक्सीज में कितने स्टार्स हैं, तो अप्रॉक्स 100 बिलियन 10⁻11 जो स्टार्स है ना, वो हर एक गैलेक्सीज में है। फोर्थ हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, तो 10⁻22। ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपसे यही से पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं। फिर हम फिफ्थ नंबर देख लेते हैं कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी, हमने हमेशा देखा होगा क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है ये किस टाइप की गैलेक्सी है। तो गाइज ये है स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। एंड ये जो है ये 5 बिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ था आफ्टर बिग बैंग, राइट, आफ्टर बिग बैंग। सबसे लास्ट नोन गैलेक्सी जो है ये कौन सा है हमारा, तो ये है ड्वार्फ। एंड लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है हमारा, तो ये एंड्रोमेडा जो है ना, ये सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारी, राइट। अब यहाँ पे बिग बैंग के बारे में हम कुछ चीजें बात कर लेते हैं। तो बिग बैंग जो है ना, इसका एक्सप्लोजन जो है ये कभी हुआ था, तो ये 15 बिलियन ईयर्स अगो जो है इसका एक्सप्लोजन हुआ था। और बिग बैंग थ्योरी जो है ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था ई जॉर्ज लेमैट्रे के द्वारा इसकी थ्योरी दी गई थी। तो ये जो भी हमने आज टॉपिक, जो भी क्वेश्चन कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, ये जो हमने आज आपके साथ गाइस डिस्कस किया है, आपने भी देखा होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट है। आने वाले हर एक क्लास में हम ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस, हमने प्रीवियस ईयर देखा है, हमने सैम्पल पेपर्स देखे हैं, तो हमने इस सीरीज़ को, इस रिवीजन सीरीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हर रोज़ आपका हर एक चैप्टर से, हर एक चीज़ से आपके क्वेश्चंस जो है ना, ये रिपीटेडली रिवीजन होते रहें। इससे क्या होगा कि किसी दिन सपोज कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि वो अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सके। अगर उन्होंने कभी भी पढ़ा है, एक दो बार भी अपनी चीज़ों को, अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, तो ये रिवीजन सीरीज़ उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, या सारे स्टूडेंट्स के लिए यूँ कहें कि ये काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कि इस वीडियो में किसी चीज़ की कमी रह गई हो, या हमें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें ऐड करना चाहिए, और भी टॉपिक्स ऐड करने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो भी सजेशन होता है वो हमारे लिए उतनी ही वैल्यूएबल होती है जितनी कि हमारी मेहनत। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।